मैं अहमद बशीर कोई बेहैसियत आदमी हूँ, कोई लीडर टाइप आदमी नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में गुंडागर्दी नहीं की है, सिर्फ जो अकड़ी हुई गर्दनें वो ज़रूर मैंने तोड़ी हैं। मेरी शख्सियत में कुछ गुरूर या खुदी या खुददारी इस किस्म की नहीं है। तो मैं बहुत आजिज़ आदमी हूँ और मुझे एक बात की हसरत है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं, मैं नहीं कर सका। हमसे बात करो जी सावरिया, हमसे प्यार करो जी सावरिया, हमसे बात करो जी सावरिया। मैं बुनियादी तौर से अदीब नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और कीन नज़र मैं रखता हूँ, तेज, और मुशाहिदा मेरा सही रहा और झूठ मैं नहीं बोलता। दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, मुझको भी समझाता जा, ओ दिल तोड़ के जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। खराज तहसीन के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत। आज जिस शख्सियत को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनका नाम है अहमद बशीर। पहले इंसान, फिर सहाफ़ी, फिर अदीब, फिर शौहर, फिर बाप, फिर भाई और फिर दोस्त। ज़िंदगी में जो कुछ मिला उसी को गनीमत जानकर ज़िंदगी गुजारती है। जिस रास्ते को अपनाया उसी पर चलते रहे। कई दूसरे रास्तों ने आवाज़ दी मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया। एक ही रास्ते का सोचा था, उसी पर चलते रहे। जो कुछ कहना चाहते थे कह गए, जो कुछ लिखना चाहते थे लिख गए। यही बड़े आदमी की निशानी है। बांके जो होते थे उनका ताल्लुक़ किसी न किसी दरबार से होता था। अहमद बशीर ऐसे बांके थे जिसने दरबार की तरफ देखा भी नहीं। अपने बागपन और अपनी वज़ा को बरकरार रखता। मरते दम तक अपनी कुलाह कज रखी। करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बागपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। ये थे अहमद बशीर, बल्कि हैं। आज इतने दोस्त, इतने चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं उनकी बड़ी साहबजादी से, नीलम बशीर। बहुत अजीब सा लग रहा है कि उनके बारे में इस तरह से बात कर रही हूँ। और अभी कल ही देखा तो टीवी पे यहीं खड़े थे वो, बाप थे। बहुत बड़ी बात होती है बाप होना। मैंने उनके लिए चंद सतरें लिखी थी, अगर मैं वो पढ़ दूँ तो। उनके जाने के बाद एक मज़मून लिखा था, उसका नाम था अब्बा पिया। उसमें से मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ। अहमद बशीर के बच्चों ने जिस घर में परवरिश पाई उसमें सोने चांदी और दौलत की रेल पेल थी। अब्बा अदीब थे, फ़नून लतीफ़ा का आला ज़ौक़ रखते थे, इसलिए घर में अदब के सुनहरे चमकीले पहाड़ खड़े थे। मौसीकी की चांदी की चकाचौंध थी। आर्ट, सकाफ़त, टैलेंट के दरिया घर में ही बह रहे थे। इस हवाले से हमने एक इंतहाई रिच और मज़ेदार बचपन गुजारा। अब्बा बचपन में हम पर बहुत जुल्म ढाया करते थे। अपनी बेटियों को हर वक्त प्यार मोहब्बत में लथेड़े रखना,
लिबरल माहौल में उनकी तरबियत करना, ख़ुद एतमादी बख्शना जुल्म नहीं तो और क्या है। फिर जब हम अब्बा के घर से दूसरे घरों को गई तो इन्हीं तवक्कुआत ने हमारे साथ सफ़र किया। हमारे ज़ालिम बाप ने हमें ये ना बताया कि बेटियों, ज़िंदगी में आगे जाकर बिला शर्त कबूलियत, प्यार पाने और उसमें जीने मरने की खून ना डालना, वरना पत्थर की बना दी जाओगी। अब्बा के जाने के बाद उनका कमरा वैसे का वैसा ही है, मगर उसमें लेटे बिस्तर पर लेटे अब्बा नज़र नहीं आते। अब्बा कहाँ हैं पता नहीं, मगर यही एहसास रहता है कि वो दूर नहीं, कहीं आस-पास ही मौजूद हैं। लगता है आज भी उन्होंने मुझे उसी तरह कंधे पर बिठाया हुआ है जैसे बचपन में बिठाकर क्लिफ्टन समंदर की सैर को ले जाया करते थे। सच पता नहीं क्या है, इंसान कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होता है। ये सीना कायनात में मख्फी ऐसा सरबस्ता राज है जिसे फाश कर देना अक्ल की हमेशा आरज़ू रही है। शायद वो खुदा में ही समा गए हैं कि खुदा और उसकी तख्लीक का ताल्लुक़ तो गहरा और यकीनी होता है। खुदा खुद इंसान में है और इंसान खुदाई सिफ़ात का मज़हर व हामिल। वो कभी हवा के शोख झोंके की सूरत मेरे कंधे पर नरम थपकी देकर मुझे हौसला दिलाते हैं, तो कभी नदी के शफाफ पानी का घूंट बनकर मेरी प्यास बुझाते हैं। वो उस कुतुब सितारे में भी चमकते हैं जो अंधेरी रात में मुझे राह दिखाता है। मैं उन्हें फूलों के महकार में सूंघती हूँ, चिड़ियों की चहकार में सुनती हूँ और कभी बहती आबशार में ढूंढ लेती हूँ। कभी वो चंदा की बावली रोशनी बन जाते हैं जिसमें मन बेख्तियार होकर नाचने को बेताब हो जाता है। उन्हें कभी मौत नहीं आएगी क्योंकि वो अपने पढ़ने वालों के दिलों में रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे। उनके लफ्ज़ उनके होने की गवाही देंगे और आने वाली नस्लों से मुतारिफ़ करवाते रहेंगे। अहमद बशीर ऐसा अदीब है जिसने मरना नहीं ते गोर पिया कोई होर। खुश रहिए। नीलम ख़ुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं। नीलम के अफ़साने किताबी शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। थैंक यू। भूलें अगर तुझे तो कहाँ जाए क्या करे, हर रह गुज़र पे तेरे गुज़रने का हुस्न है। मैं अब दावत देता हूँ अहमद बशीर साहब की बहन को, मोहतरमा परवीन आतिफ। वो मेरा बहुत ही प्यारा भाई था, मेरा आइडियल था। एक निडर इंसान, बहादुर इंसान, सच बोलने वाला इंसान, और ऐसा लगता है कि अब शहर में ऐसा कोई ना होगा। बहुत सी प्यारी यादें हैं मेरी उनके साथ। बच्चे तो बाद में पैदा हुए, मैं तो बहुत बचपन से उनके साथ इसी तरह रही। जैसे एक पांचवी बेटी हो, छोटी थी तो पास सुलाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। शादी हुई तो भाभी के साथ बहुत दोस्ती हो गई। हम दोनों को कहते थे कि तुम लोग जाओ, जाके यहाँ फजूल बैठी क्या कर रही हो, फिल्में देखो। यानी ख़वातीन की आज़ादी का इससे बड़ा अलमबरदार मैंने पूरे शहर में नहीं देखा। वो हमें एज़ पर्सन्स पालते थे बच्चियों को, और एज़ विमन नहीं देखते थे। उनकी खूबियाँ मैं कहाँ तक बयान करती चली जाऊँ। और मेरे वो इतने बड़े आइडियल थे। उन्होंने फ़िल्म बनाई, मैंने सीरियल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तख्लीक, इज़्ज़त नफ्स और मेरी ज़ात की जितनी मेरी पहचान है मुझे उन्होंने दी। उन्होंने नीला पर्वत बनाई, मैंने सीरियल बनाया। बस यूँ ही लगता था कि जो वो करेंगे वही मैं करूँगी। लेकिन अब पिछले 2 साल से ज़िंदगी के साथ मेरा डायलॉग बंद हो गया है। मैं बिल्कुल चुप हो गई उनके जाने से। वो ये नहीं जानते कि उनके जाने के बाद मेरा कोई रफ़ीक नहीं रहा, मेरे को जिगर की दिल की बात सुनने वाला इंसान नहीं रहा। खुश रहिए, खुश रहिए। नीला पर्वत एक फ़िल्म थी जो अहमद बशीर साहब ने बनाई थी। उस फिल्म में बेगम अहमद बशीर ने एक गाना गाया था। वही गीत आज उनकी बेटी सुंबुल आप लोगों को सुनाएंगी। बात करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया।
नगर नगर के घूमने वाले प्रीतों के बंजारे, नगर नगर के घूमने वाले प्रीतों के बंजारे, रूपनगर की एक बंजारन आई शहर तुम्हारे। हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया। जल तो जलाओ सैया, प्रीत का अलाओ सैया, अभी ना बुझाओ सैया, अभी से बुझाओ ना। गेसों के नागनों से जोगनों रागनों बैरनों आभागनों से खेलते ही जाओ ना। आदमी अजीब हो जी, बड़े बेनसीब हो, आए जो करीब हो जी, दूर दूर जाओ ना। हमने भी एक मकतब खोला, देखो ये मेहराबे, इन नैनों में बसने वाले पढ़ लाख किताबें। छोड़ो जी ये पोथी, हमसे आंखें चार करो। हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी, हमसे बात करो जी। मेरी शख्सियत में कुछ गुरूर या खुदी या खुददारी इस किस्म की नहीं है। तो मैं बहुत आजिज़ आदमी हूँ और मुझे एक बात की हसरत है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं, मैं नहीं कर सका। अगर मैं कहूँ कि वो चंद इंसान निहायत खूबसूरत इंसान जिनसे मुलाकात की मेरी खुशकिस्मती रही है, उनमें से एक अहमद बशीर थे, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। चेहरे पे उनके हमेशा रौनक रहती थी, जब वो बात करते थे तो उनकी आंखें चमकती थीं, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, मज़ाह में उनको बड़ा लुत्फ़ आता था। यानी जब मैं उनके साथ शाम को बैठ के हल्की फुल्की और संजीदा मौज़ूआत पे बात करता था, तो वो शाम मुझे हमेशा याद रहती थी। He was one of the most beautiful human beings that I have ever met. اور beautiful ذہن میں بھی اور دل میں بھی. ان کی دلچسپیاں تھیں زندگی، انسانی زندگی کو جاننا، انسانی زندگی کو سمجھنا، اس کے دکھ اور اس کے سکھ کو سمجھنا، اور دنیا کا دکھ ان کا اپنا دکھ تھا. डगमग डोले जीवन नाय, डोले जीवन नाय, कोई न जाने पल में क्या बीच भंवर जब डोले नैया. बीच भंवर जब
मैं लालू खेत की झुग्गियों में भी रहा, मैंने बंदर रोड पर गधा गाड़ी भी चलाई, उसके सामने रेडियो स्टेशन में मैं स्टाफ आर्टिस्ट भी रहा, और उसके बाद बहुत से तजर्बे किए। दिल की आंखें खोल के देखो, अंतर मंतर तली तलंतर। क्या हो रहा है चच्ची? तुम्हारे चचा फाल निकाल रहे थे। कैसे फाल निकाल रहे थे अब्बा जान? मैं देख रहा था कि तुम्हारी, मेरा मतलब है कि साफ क्यों नहीं कहते जी कि राशो की शादी कब होगी? इससे कौन शादी करेगा? मेरी बात छोड़ो, अपनी फिक्र करो। चाचा जान, हमारी भी किस्मत का हाल बता दीजिए ना। अच्छा, अब तुम सब अपनी किस्मत के पत्ते उठाओ। पहले मैं उठाऊं चाचा? नहीं, पहले राशो उठाएगी। उठाओ। पान की बेगम। जो इन पत्तों पे है वही तुम इस जादू की तश्तरी में देखोगे। नौ दुर्गा चंडी का सहरे बंगाला आ गया आने वाला। अहमद बशीर साहब वो उन मादूदे चंद लोगों में थे जो बिल्कुल सच्चे आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट, जो मज़ा ये था उसमें सिर्फ या मुश्किल उनकी ये थी कि वो अपने आइडियल को अपनी ज़िंदगी में ही बरूए कार आता देखना चाहते थे कि जो चाहते हैं वो उनके सामने ही हो जाए, जो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं था, मुमकिन हो ही नहीं सकता। इसके लिए जो उनकी बिसात थी, जो उनके ज़राए थे, उनके ज़राए क्या थे? उनके सबसे बड़ा ज़रिया तो उनका कलम था। उसको उन्होंने पूरी सच्चाई, ईमानदारी और मजबूती के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन ज़ाहिर है वो नाकाफ़ी था, और ख़ास तौर पर इस माशरे में तो कलम तो कतन नाकाफ़ी होता है किसी का भी। उसको कहीं कामयाबी की रास्ते बनाते हुए ही बरसों सदियों लग जाती। दूसरी उनमें खूबी जो थी, जो बहुत कम मैंने लोगों में देखी, वो उनकी कहना चाहिए खड़तलपन था। साहब कोई उसके लिए ज़रा नरम लफ्ज़ होगा, यानी किसी रूह रियायत के बगैर बात करना। नीयत नहीं होती थी कि दुख पहुंचाए अपने मुखातब को, जिससे बात करें, नियत नहीं होती थी कि उसको बुरा कहें या कुछ करें। आफ्टर ऑल एक सोशल एनिमल थे, दुनिया में मिलते भी थे सबसे, लेकिन वो परवाह नहीं करते थे कि उनके जो उसके बारे में राय दे रहे हैं या उसकी किसी बात के में राय दे रहे हैं उसका उस पर क्या असर होगा। जो सोच समझते थे वो बिल्कुल साफ उसके मुंह पे कहते थे। मेरे अगले मेहमान हैं। आप जितना पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में, हिंदुस्तानी फ़िल्मों के बारे में, मौसीकी के बारे में जानते हैं, शायद ही इतना कोई और जानता हो। तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर उमर आदिल। मैं अपने तारुफ के बिल्कुल मुखालिफ ना फ़िल्मों की बात करूँगा ना मौसीकी की। मुझे साहिब महफिल के मुतल्लिक़ बात करनी है और मैं मदद के लिए कुछ लिख कर लाया हूँ। मैंने सुना था कि उसकी तनकीद तहकीर बल्कि तशद्दुद की हदों को छूती है। मैं ये भी जानता था कि वो राय देता था तो सनसनी और इंकशाफ के रंग में। उसे अपने इल्म और दलाइल को अनी बनाने का फ़न आता था, एक ऐसी नौकीली अनी जो मुखालिफ के तने हुए अना के गुब्बारे को छूते ही रबड़ के छिछड़े में बदल डाले। वो बड़ा निडर, बेधड़क, बेखौफ, चौमुखी लड़ने वाला जंगजू था। आप सब यही फरमा रहे हैं और यही कहते रहेंगे। वो बड़ा सचगो, बड़ा शदीद, बड़ी धौंस वाला था। सही कहते होंगे मेरा मुकद्दर, मैंने एक मरूब और ममनून अहमद बशीर को पाया और जाना।
वैसे मैं इस बात का आज एतराफ़ करना चाहता हूँ कि बाबे बशीर की दोस्ती का सौदा मुझे कतअन महंगा नहीं पड़ा, और वो यूं कि इस दोस्ती के साथ साथ मुझे रोकन के तौर पर, माफ़ कीजिए लफ्ज़ रोकन पे मैं आपकी दाद चाहता हूँ, और ये लफ्ज़ मैं अपनी उर्दू दानी की सनत के तौर पे पेश कर रहा हूँ। रोकन लफ्ज़ पंजाबी चूंगे का अच्छा उर्दू लफ्ज़ है। बहर तौर मैं कह रहा था कि बाबे बशीर की शनासाई के चूंगे के तौर पे मुझे एक नहीं, दो नहीं, इकट्ठी 6 महवश हसीनाओं की आशनाई हासिल हुई। इनमें से 4 तो अहमद बशीर की दुख्तरान नेक अख्तर थीं। इनके झुरमट में बैठा हुआ अहमद बशीर मुझे एक सहरूपिया दिखाई दिया। अहमद बशीर ने अपनी बेटियों को इस दवाजी ना हमवारी, ना चाकी, पाबंदी इजहार और एहसास कमतरी से फूटने वाली कमीनगी से मुतारिफ ही नहीं करवाया। बड़ा जुल्म किया, बड़ी इनायत। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं अब दावत दूंगा एक जानी पहचानी शख्सियत को, हम जिनको पढ़ते हैं और शौक़ से पढ़ते हैं, मोहतरम हसन निसार साहब। पंजाबी का एक एक्सप्रेशन बहुत जाना पहचाना है कि फ़लाँ ने फ़लाँ दियाँ बेड़ियाँ च वट्टे पाते। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी तहरीरों को जानते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि मेरियाँ बेड़ियाँ च वट्टे अहमद बशीर साहब ने पाए सन। ये 1973 की बात है, 35 साल हो गए शायद, जब मेरा और बुशरा का इंटरेक्शन शुरू हुआ। ये अब भी शरारती है, तब बहुत ही शरारती थी। मुझे कोई दूसरे तीसरे दिन पता चल गया धनक के ऑफिस में कि यह अहमद बशीर साहब की बेटी है। लेकिन अहमद बशीर साहब का एक अजीब तरह का जो मामला था, ज़ाती ताल्लुक़ बहुत देर के बाद उनके साथ मेरा उस्तवार हुआ। बदनसीबी के ज़्यादा मैं उनसे फैज़ नहीं हासिल कर सका, एक ख़ास तरह की ज़बान में अगर कहा जाए। एक आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये कि अनवर मकसूद साहब ने कहा वो इंसान थे, बाप थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे, भाई थे, दोस्त थे। वो बेसिकली जंगजू थे। हर रूप में उन्होंने अपस्ट्रीम, अभी जो जिक्र हो रहा था कि बेटियों के साथ रवैया, ये अपस्ट्रीम जाने वाली बात थी, ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ जाने वाली बात थी। उन्होंने हर रूप में बुनियादी तौर पे जंग लड़ी, और हम उन्हीं की चूँकि रिवायत का एक तसलसल मैं समझता हूँ, एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, तो मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कितने अज़ाब, अज़ियत और कर्ब में गुजारी होगी। हम खुशकिस्मत इस लिहाज से रहे कि हमारे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो जो जिसे मिशन कहा जाता था, वो इट हैज़ टर्न्ड इनटू मोर और लेस एन इंडस्ट्री, सो लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल। लेकिन अब भी जब छोटी छोटी कीमतें देनी पड़ती हैं तो ख़्याल उस जंगजू की तरफ जाता है जिसने पूरी ज़िंदगी होश संभालने के बाद उसने ज़ख्म खाए और हथियार कभी नहीं फेंके। शुक्रिया। अहमद बशीर साहब के दोस्त शहजाद अहमद साहब। ये अजीब इत्तेफाक है कि जब भी अनवर मकसूद साहब से मुलाकात होती है तो मुझे किसी न किसी चीज़ की तरदीद करनी पड़ती है। मसलन मैं उनका दोस्त नहीं था, मैं अक्सी का दोस्त था। अक्सी अहमद बशीर के छोटे भाई थे। अब तो लोग उनको भुला चुके। एक ज़माना हुआ जब बहुत नौजवानी की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। अक्सी से हमारी बहुत गाढ़ी सुनती थी।
हसन तारक जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, वो नवाज़ जो कहानियाँ लिखते हैं, अक्सी और मैं, ये 4 लोग थे जो पार्क टी हाउस में इकट्ठे बैठते थे। तो अहमद बशीर साहब को हम उस वक्त भी आते जाते देखते थे, किसी ने हमारा तारुफ नहीं कराया था और हमने ख़ुद भी तारुफ करने की ज़रूरत नहीं की थी। एक खाका उन्होंने लिखा था शोभदागर, ये ज़हीर कश्मीरी के बारे में था। बहुत मज़े का खाका था और मुझे तकरीबन वो ज़ुबानी याद हो गया था। इनमें एक बड़ी अजीब खूबी थी अहमद बशीर साहब में कि ये जब ऑब्ज़र्व करते थे किसी शख्स को या किसी चीज़ को, तो उसके टुकड़े टुकड़े बना लेते थे और फिर जब वो खाका लिखते थे तो उन टुकड़ों की तरतीब बदल देते थे। तो होता ये था कि जो किरदार हम रोज़ देखते हैं उसके ऐसे पहलू हमारे सामने आते थे जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं होता था। एक फ़ज़ा जो उन्होंने उसमें ज़हीर कश्मीरी के सिलसिले में बनाई थी, वो फ़ज़ा वाकई ज़हीर कश्मीरी के यहाँ मौजूद थी। ये अजब तरह का पैराडॉक्स था जो एक तरफ तो मुस्बित था और दूसरी तरफ मनफी था। अहमद बशीर साहब के 2 चेहरे थे, एक चेहरा खासा सख्त गिर लगता था और दूसरा चेहरा जो ज़्यादातर उनके घर वालों की तरफ, बच्चों की तरफ, दोस्तों की तरफ होता था, वो इतना खूबसूरत चेहरा था और इतना दिल गुदाज कर देने वाला था कि लगता नहीं था कि जो शख्स पार्क टी हाउस में बैठ के दुनिया भर की सल्तनतों को अथल पथल करता रहता है, उसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। टेलीविज़न देखने वालों के लिए और टेलीविज़न में काम करने वालों के लिए एक जाना पहचाना नाम अजोका थिएटर, सब जानते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके रूह रवा मोहतरम शाहिद नदीम साहब। अहमद बशीर साहब से वैसे तो तालिब इल्मी के ज़माने से एक ताल्लुक़ था, एक एडमिरेशन का, उस ज़माने से ही मैं बात कर रहा हूँ लेट 60s अर्ली 70s की, कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे तमाम तरक्की पसंद नौजवानों से जो दानिश्वरी की ख्वाहिश में मुब्तला थे। और उनका जो एक मल्टी फैसेटेड जीनियस था, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल, एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रमोटर ऑफ फिल्म्स, वो अपनी जगह पर। लेकिन और फिर एक फैमिली टर्म्स भी थी कुछ, तो तालिब इल्मी के ज़माने से नीलम के हवाले से, और फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं खदीजा गौहर, जिनका अब इंतकाल हो चुका है, उनका बहुत एक करीबी दोस्ती थी, एक नज़रियाती और एक ज़ाती। उसी हवाले से हमारे एक फैमिली में ही वॉज जस्ट लाइक एन एल्डर इन द फैमिली। लेकिन जो असल बात है वो है कि उनके अंदर जो एक बेबाकी थी, एक बेखौफी थी, अपनी सोच और अपने ज़मीर के हिसाब से बात करने की, बग़ैर ये सोचे हुए कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम लोगों में होती है, और वो एक सोसाइटी को की जो वजूद है उसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि कुछ दरवेश, कोई कुतब होते हैं जिसके सरों पर एक सोसाइटी रहती है, तो वो हमारे माशरे में जहाँ झूठ और तसन्नो और मुनाफ़क़त और अपनी बात को अगर सच भी कहना है तो उसमें इतनी आमेज़िश करके वो सच बोलना कि वो सच ना लगे, उस दौर में और आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे नज़र आए हैं जिन्होंने उस बेबाकी के साथ सच कहा है। और वो लिखते थे, कॉलम लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे बुल्ले शाह के नाम से, और वो मैं समझता हूँ कि महज इत्तेफाक नहीं था, ज़ाहिर है कि उन्होंने भी ये नाम चुना होगा किसी वजह से। मैं समझता हूँ कि अगर अवतार होते हैं तो बुल्ले शाह का अवतार जो है वो अहमद बशीर ही थे।
शुक्रिया। शुक्रिया। कंपनी की हुकूमत में गालबन मैट्रिक में पढ़ चुका था और उस वक्त तक मुझे कुछ एहसास या शऊर नहीं था कि हम ग़ुलाम हैं या हमें किस तरह से तबाह किया गया है। दूसरा ये है कि कंपनी की हुकूमत के बारे में उर्दू में शायद और कोई किताब लिखी ही नहीं गई, या लिखी गई है तो इतनी तफसील इस मौजू पर कि जिक्र आता है जैसे होता है, लेकिन किताब इस तरह की मुफस्सल नहीं है। अंग्रेज़ी में किताबें हैं अच्छी। तो कंपनी हुकूमत में जो ख़ास बात मुझे सूझी एक ये थी कि इस्तेमार के ख़िलाफ़ नफ़रत, और उसकी नफ़रत की बुनियाद जज्बात नहीं थे बल्कि हक़ाइक़ थे। तो मुझ पे ज़ाती तौर से ये असर हुआ और भी लोगों पे हुआ कि सबसे पहले तो मुझे इस्तेमार से नफ़रत हुई अल हिलाल पढ़ के, जब मैं अभी बच्चा ही था। अभी मैंने अंग्रेज़ देखा नहीं था जब मुझे इससे नफ़रत पैदा हुई। लेकिन कंपनी हुकूमत ने एक रद्दा जमा दिया जो आज तक मेरे ज़हन से नहीं निकल सकी, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कंपनी की हुकूमत पढ़ी है उनके ज़हन से इस्तेमार की नफ़रत नहीं गई, नहीं जा सकी। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, प्रीतम प्रीत न जाने, اردو میں خاکہ نگاری کی پرانی تاریخ ہے، مگر جن لوگوں نے بہت اچھے خاکے لکھے اس میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، ملا واحدی، پھر محمد طفیل، ہمارے زمانے میں ممتاز مفتی اور احمد بشیر نے بہت یادگار خاکے لکھے۔ آپ دیکھیے ان کی کتاب جو ملے تھے راستے میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا کیسا خوبصورت خاکہ انہوں نے لکھا ہے، پوری شخصیت جملوں میں آ جاتی ہے۔ وہ بہت منہ پھٹ، بے باک اور مگر بہت دھڑاکے سے، دھڑلے سے لکھنے والے لوگوں میں تھے۔ کئی اعتبار سے وہ مجھے اچھے لگتے تھے۔ انگریزی اردو دونوں زبانوں پہ دسترس ہمارے زمانے میں کم دیکھی جاتی ہے، مگر انہوں نے انگریزی میں جو کلچرل رپورٹنگ کی روایت ڈالی اور ڈان میں اور فرنٹیئر پوسٹ میں انہوں نے کام کیا، وہ بھی بہت یادگار ہے۔ بہت اچھی فلم بنائی نیلا پربت، بظاہر کامیاب فلم، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹ فلمیں ہیں پاکستان کی آرٹ فلموں کی تاریخ میں نیلا پربت کے بغیر ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ ابا کیا بات ہے ابا؟ تم نے تو نہیں سنی اس کی چیخ؟ کس کی چیخ؟ تو تم نے نہیں سنی؟ آپ نیند میں چل رہے تھے ابا، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں میری طبیعت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ آؤ بیٹے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ہاں اچھی ہے طبیعت۔ بھائی جب بڑھاپا آتا ہے تو 100 بیماریاں ساتھ لاتا ہے بختو۔ اس کا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے ابا۔ نیند میں چلنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جس کی کوئی دبی ہوئی آرزو ہو وہ چلتا ہے نیند میں اپنی دبی ہوئی آرزو کی طرف۔ ہماری تو کوئی دبی ہوئی آرزو نہیں۔ بختو جا کر سویٹر پہن لو، دیکھو کتنے غضب کی سردی ہے۔ جی بہت اچھا۔
और हाँ, मेरा हीटर भिजवा देना। मेरी तो कोई दबी हुई आरज़ू नहीं। पास एक दिन आशिक अली खां आए तो कहने लगे यार कुड़ी बड़ा अच्छा सुनिया कलकत्ते गाँव रही है, रोशन आला बेगम, चल उन्हें सुनिए। मैंने कहा अच्छा जी। चलो जी, हमने 17 रुपए का टिकट लिया, 3rd क्लास में बैठे और कलकत्ते जाओ थे, मैं और वो खान साहब। तो शाम वहाँ उतरते ही हमने कहा हमने कलकत्ता नहीं देखा था, तो वो घोड़ा गाड़ी वाले से कहा कि यार जो सबसे अच्छी गाने वाली यहाँ रोशन आला बेगम, उसके घर चलो। तो वो उसको जानता, वो हमें ले गया। अब आशिक अली खां तो बड़े मशहूर बड़े उस्ताद थे, तो उनका जिक्र सुन के तो रोशन आला खड़ी हो गई, बड़ा अदब किया, बड़ी मोहब्बत की। तो रात को उन्होंने गाना सुना सारी रात। सुबह उठ के तो उन्होंने हावड़ा ब्रिज नहीं देखा, गाड़ी पकड़ी लाहौर और कोई काम ही नहीं। तो इस तरह की कुछ बातें मैंने उनसे सुनी, लेकिन मैं अफसोस कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब जो उन्होंने मेरी फिल्म में गाना गाया वो भी बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, आप लोगों को दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन वो ये गाना जो शायद ये सुनाएंगे तो उन्होंने 9 दिन रियाज किया और 9 टेकों के बाद हुआ है। पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे रे, पापी दरवा बुलावे मोरे पिया की सुधुराई, कोयलिया सबद सुनावे, पापी दरवा बुलावे। जो जो बूंद पड़े बरखा की, जो जो बूंद पड़े बरखा की, तू अगन दहे बिरहा की, बिजली चमके डलावे रे, पापी दरवा बुलावे। मैं इस वक्त दावत दे रहा हूँ एक और जाना पहचाना नाम, पंजाबी अदब में भी, सियासत में भी और हर जगह, मोहतरम फ़खर ज़मान साहब। मेरी जो लाइब्रेरी है जहाँ मैं रहता हूँ, उसमें एक तस्वीर है मलक महराज खालिद साहब, अहमद बशीर साहब, फिल्म एक्टर राज बबर और मैं। ये 2001 की तस्वीर है। तो मैं सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी में जब जाता हूँ तो मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक इंस्पिरेशन होती है। इंस्पिरेशन होती है एक ऐसे शख्स की कि जो मिसफिट था इस समाज में, और हर वो शख्स कि जो सच कहता है, जो कलमा हक कहता है, जो इनहराफ करता है, जो एहतजाज करता है, जो डिसेंट करता है, जो सवाल करता है, जो बगावत करता है, वो इस सोसाइटी में मिसफिट होता है। देखिए, ये कह देना कि फ़लाँ आदमी की बहुत इंटेग्रिटी थी, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, वो लिखता था तो फतवे दिए जाते थे, ये कह देना बहुत आसान है। लेकिन इसी मुल्क में हमने अपनी बरादरी, राइटर्स, दानिश्वर, सहाफ़ियों को कंप्रोमाइज़ करते हुए देखा है। इसलिए अहमद बशीर बहुत ही मुख्तलिफ शख्स था, वो बहुत ही अलग शख्स था और बहुत ही हम्बल शख्स था। मैंने कई मामलों में यकीन मानिए कि मैं उन्हें अपना मेंटर समझता था, और कोई ऐसी प्रॉब्लम पॉलिटिकल या कोई दूसरी होती थी या कल्चरल या लिंग्विस्टिक, तो मैं उनसे ज़रूर मशवरा करता था और उनका मशवरा हमेशा बहुत ही अच्छा होता था। अब हम ये कहें कि भाई दौर गुज़र गया बड़े आदमियों का, अब तो मीडियाक्रिटी का रोल है। वेल, मीडियाक्रिटी का रोल तो है, लेकिन हो सकता है अगली पीढ़ी में, अगली नस्ल में कोई अहमद बशीर दोबारा आ जाए। ये हो भी सकता है। हमें नई नस्ल से मायूस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो अहमद बशीर
جس کو میں جانتا تھا وہ احمد بشیر میرے خیال میں پھر شاید کبھی آ نہیں سکے گا. بہت بہت شکریہ. اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں انہوں نے احمد بشیر صاحب کے ساتھ زندگی گزاری اور اس زندگی بھر کے رشتے میں نہ کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا نہ کبھی کچھ مانگا. کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے. لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. تشریف لاتی ہیں بیگم احمد بشیر. آپ جہانگیر روڈ پر رہتی تھی جی ایک کوارٹر میں. جی تو وہ دور کیسا گزرا؟ بس جیسے ایک کمرے میں ہم لوگ کوئی پتہ نہیں 50 روپے کرایہ تھا کہ کتنا تھا وہ دے کے کسی کے گھر میں رہتے تھے اور پھر وہ ان کو اعتراض تھا کہ شاید آپ بجلی زیادہ خرچ کرتے ہیں یا جو بھی ہوگا تو ہمیں پھر اگلے مہینے خالی کرنا پڑتا تھا. کافی عجیب و غریب زندگی تھی. پھر وہ آپ کو بلاتے تھے زیلنز کافی ہاں ہاؤس صدر. ولیج ایڈ میں وہ نوکری کر رہے تھے. ممتاز مفتی ابن انشا یہ حفیظ جلندری صاحب کا ڈپارٹمنٹ تھا اور یہ تینوں جو وہاں ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ آج یکم ہے تم آؤ اور تنخواہ مجھے ملے گی میں وہیں آ جاؤں گا. صدر میں جہانگیر روڈ سے بس میں بیٹھتی اور صدر چلی جاتی. صدر میں زیلنز کافی ہاؤس تھا اب تو شاید نہیں ہے. وہاں پھر میں بیٹھی رہتی 2 بچیوں کو لے کر. تو پھر وہ آتے اور ہم لوگ کولڈ کافی پیتے اور اس کے بعد تنخواہ لے کے ہم گھر چلے جاتے. شاپنگ وغیرہ بھی کراتے؟ تھوڑی بہت شاپنگ. اور اس کے بعد ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میرے خیال میں مجھے تو اب مطلب اب کیا کہوں بہت لمبی بات ہو جائے گی. جب نکالا گیا نوکری سے بخاری صاحب نوکری لاہور سے کراچی ان کو کال آئی کہ آپ نے اسکرپٹ رائٹر کی نوکری ملی ہے. احمد فراز اور یہ سب لوگ تھے ریڈیو پاکستان پہ. تو وہ ہم لوگ چلے گئے. بچی ایک نیلم تھی اس وقت وہاں چلے گئے. ایک گھر ایسے کرائے پہ لے لیا. تو وہ کوئی 2-4 مہینے چلی ہوگی نوکری. مشکل سے وہ 400 روپے تنخواہ تھی اور اتنی زیادہ لگتی تھی کہ یہ کندھے پر بسکٹوں کے ڈبے لاد کے اور 4 تولیے پکڑے پھر پتہ نہیں کیا شاپنگ کر کے شام کو گھر آتے تھے کہ لو بھائی یہ میں کہتی تھی ہائی کتنی شاپنگ کی ہے. اور کوئی 4 مہینے کے بعد وہ نوکری ختم. پھر کیا کیا؟ اس لیے کہ بخاری صاحب سے کوئی جھگڑا ہو گیا. ہاں جی. پھر کیا کیا پھر ایک رشتہ دار تھے ان کے میرے سسر کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے کہا جی تم یار بشیر تو ساڈے کول آ جا. چلے گئے وہاں. انہوں نے کہا یہ گدا گاڑی میں سامان رکھو ہمارا موٹر پارٹس کا اور فلانی جگہ پہنچا دو. بیٹھ گیا گدا گاڑی پہ سامان پہنچانے. کچھ انہوں نے تھوڑا سا روڈلی بولا ہوگا کہنے کہ میں نہیں کرنا چاچا تیرا کام پھاڑا پڑا. وہ بھی چھوڑ دی. پھر سندھ گورنمنٹ میں امتحان دیا ایک تو انفارمیشن آفیسر بنے. تو وہ کوئی میرے خیال میں 4-5 سال وہاں لگے. اتنا ہی مشکل سے 4 بھی لگے ہوں گے بس. جن سے آپ نے گانا سیکھا استاد سے؟ ہاں قادر صاحب سے. استاد پیا رنگ جو تھے جی وہ یہ جب ولیج ایڈ میں نوکری کرتے تھے تو یہ ایک پرچہ نکالتے تھے وہاں سے. تو اس میں یہ پریس میں گئے ہوئے تھے. پریس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے جو وہ بڑی تانے لگا رہا ہے. تو یہ کہنے لگے یار ادھر آئیں آپ کون ہیں آپ. انہوں نے کہا جی بس سر جی کچھ نہیں. وہ گھبرا گئے. کوئی ذرا بڑی عمر کے تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون. انہوں نے کہا جی میں پشاور سے آیا ہوں بس مجھے گانے کا شوق ہے. انہوں نے کہا چلیں آپ فوراً. ولیج ایڈ میں ان کو موسیقی کے استاد کے طور پہ رکھ لیا. استاد پیا رنگ قادر. بعد میں وہ گھر میں بھی لے آئے ان کو. وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور مجھے بھی. تو آپ نے سیکھا انہیں سے؟ مجھ سے کلاسیکل سکھوایا جو مجھے بالکل خاص شوق نہیں تھا. میں تو فلمی گانے گاتی تھی جیسے عام لڑکیاں گاتی ہیں. خیر وہ بیچارے بہت اچھے. انہوں نے ہماری فلم کا میوزک دیا. کبھی کبھی جب تنہا بیٹھی ہوتی ہوں ایک درد کی ہلکی لہر سی دل میں اٹھتی ہے
हम एक छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के। अहमदाबाद। तो वो कोई 8,000 की आबादी थी और वो से हिंदू और मुसलमान में तकसीम थी। तो हम आपस में बड़े मसरूफ़ रहते थे, ख़ानदानी निज़ाम था। तो उनके यहाँ एक ऐसा कांटा पैदा हो गया थोर का, मैं जो उन सब चीज़ों से बगावत करता। लेकिन मैंने ज़िंदगी तो इसलिए थोड़ी सी मेरी रंजिश रही, उनको मुझसे रंजिश रही, उनको उनसे रंजिश रही। ये मुझे नहीं समझते, वो समझते कि ये कि नाखल्फ पैदा हो गया कि हर अकदार जो ख़ानदानी तोड़ता है, बाहर फिरता है, आवारागर्दी करता है वगैरह। तो वो भी सच्चे थे और शायद मैं भी सच्चा था कि हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अब मेरे बाकी बहन भाइयों से उनके ताल्लुकात और तरह के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मोहब्बत के थे। वो पाकिस्तान में सहाफ़त के इब्तदाई सरखैलों में शुमार होते थे। आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त ने अपना रंग बदला और जदीद तरीक़े इख्तियार किए, उसमें जिन लोगों ने काम किया उनमें अहमद बशीर नुमायाँ थे। ख़ास तौर पर लाहौर से इमरोज़ के इजरा में चिराग हसन साहब के साथ उन्हें फ़ीचर राइटिंग में नई जहतें पैदा की। वो पाकिस्तान के उन मादूद चंद हिदायतकारों में से थे या क्रिएटिव आर्टिस्टों में से थे जिन्होंने फ़िल्म को आर्ट के हवाले से जांचने की और पेश करने की कोशिश की। बदकिस्मती से हमारी कमर्शियल सिनेमा में उनकी कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और उस पर ताज्जुब भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस किस्म की रविश यहाँ चल पड़ी थी उसमें तजुर्बाती या फ़नकाराना फ़िल्म साजी की गुंजाइश बहुत कम थी। ताहम अहमद बशीर साहब ने जो उसमें कंट्रीब्यूशन किया उसको हमेशा अहम माना जाएगा। या अल्लाह बख्तू, तुम तो बिल्कुल बेहोश हो। या अल्लाह, ये कैसा बुखार है? इसीलिए तो मैं आई हूँ कि तुम बेहोश हो। आज मैं तुमसे खूब बातें करूंगी, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मेरा हाथ लगते ही तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, मगर मेरे दिल में जो आग भड़क रही है वो कैसे ठंडी होगी बख्तू? मुझसे कभी दिल की बातें नहीं करते। शायद मेरा दिल तोड़कर खुश होते हो, तोड़ लो, मगर कब तक? अब तो तुम मेरे हो चुके हो। बेवकूफ मत बनो लैला, दिल की बात छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मेरा दिल कोई मिट्टी का बना हुआ है। जवाब तो दो, आंखें तो उठाओ जरा। तुम बेकार वक्त ज़ाया कर रही हो लैला। वक्त? जब मैंने जिंदगी तुम्हारे कदमों में डाल दी है तो वक्त क्या है बख्तू? तुमने वो सिलते भी नहीं गिने जो छुप छुप कर मैंने तुम्हारी चौखट पर सजाए हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं लैला, इन फजूल बातों का क्या जवाब हो सकता है? बात तो सुनो बख्तू, बात तो सुनो। मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यही मतलब है ना तुम्हारा? बोलो। अच्छा, तुम मुझसे प्यार न करो, मगर मुझे अपने करीब रहने दो। मुझे वो हवा के झोंके अपने गालों से मलने दो जिसमें तुम सांस लेते हो। देखो, मैं जिंदगी से कुछ नहीं मांगती, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दे सकते? मैंने हॉलीवुड में फिल्म बनानी सीखी। उन्होंने मुझे एक बात नहीं समझाई कि एक चीज़ ऑडियंस होती है, उसकी पसंद नापसंद भी होती है। तो वो मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने फिल्म अपने लिए बना ली, तो लोगों ने नहीं पसंद की। तो मैं लोगों को कोई इल्ज़ाम नहीं देता, तो मैं उनको समझा ही नहीं। तो उसमें बात बड़ी कमाल की चीज़ें थी, मतलब उसका म्यूज़िक बहुत ही अजीब व गरीब था, डांस उसमें प्योर थे, तो लोगों को नहीं पसंद आए। कितना प्यार है।
मैं अब दावत दे रहा हूँ मोहतरमा बुशरा रहमान साहिबा को। जो अपने दोस्त होते हैं ना, सहेलियाँ होती हैं, उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे लगते हैं। नीलम मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी अदीब है, खूबसूरत अफसाने लिखती है, सफ़रनामे लिखती है, बहुत कुछ लिखती है। फिर मैंने बुशरा को देखा, वर्सटाइल फनकारा, क्या नहीं आता उसको, सब कुछ आता है उसको, लिखना भी, बोलना भी, पढ़ना भी, डायरेक्शन भी, बहुत उसके अंदर शोर है फ़न का। और फिर सुंबल को सुना, अस्मा को सुना, इनसे मिली, इनको देखा, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि नीलम मेरी दोस्त है, तो दोस्त के माँ बाप भी उसी तरह ही अच्छे लगते हैं। इस हवाले से मुझे अहमद बशीर बहुत अच्छे लगते थे। मैंने उनको पढ़ा भी है, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन मेरा हवाला हमेशा उनकी बच्चियों के हवाले के साथ जुड़ा हुआ है। आदमी की ज़िंदगी का पैमाना क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, ये सिलसिला जारी है और हमेशा जारी रहेगा। कुछ लोग आते हैं पता ही नहीं चलता, कुछ लोग हैं जिनके जाने को बहुत बड़ा जाना मनाया जाता है। लेकिन बात यह है कि पैमाना ज़िंदगी क्या होना चाहिए, पैमाना उम्र क्या होना चाहिए, उसके अलावा जो बारी ताला ने 70, 80, 90 साल रखा है। तो फिर अहमद बशीर को देख के, अनवर साहब, इनकी बेटियों को देख के, इनकी वालदा को देख के, इनकी सारी फैमिली को देख के मुझे ख़याल आया कि पैमाना ज़िंदगी तो ये होना चाहिए कि जब आदमी इस दुनिया से जाए तो इस दुनिया को कोई तोहफ़ा दे के जाए, अच्छी, बाअमल, बाकिरदार और ख़ूबसूरत औलाद का तोहफ़ा दे के जाए। इनकी 4 बेटियां हैं, कमाल है, चारों में कोई ना कोई खूबी और फ़न है। बजाय इसके कि हम 40 किताबें लिख के दे जाएं इस दुनिया को, हम इस दुनिया को 4 अच्छे बच्चे, 4 अच्छी बेटियां, 4 अच्छे घराने दे के चले जाएं। प्रिया, अंधेरा उजाला क्या प्रोग्राम था, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लिखते हैं, हम सब बहुत चाहते हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं यूनुस जावेद साहब। अहमद बशीर साहब को पहले दिन तो मैंने टी हाउस में एक शख्स को गालियां देते हुए देखा था, और वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ अदीब था, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन साहब हैं जो इस तरह, मगर उनके अंदर जितनी कड़वाहट थी उतनी मिठास भी थी, सच बोलते हुए कड़वे और आपस में बड़ी ममनूनियत के साथ बोलते थे। फिर यूँ हुआ कि वो टी हाउस की पहली मेज़ पे सज्जाद बाकर रिजवी साहब, इंतज़ार हुसैन, अल्ताफ़ कुरैशी, यूनुस अदीब, सलीम शाहद, अहमद मुश्ताक, तकरीबन सभी, शोहरत बुखारी, हम उनके साथ बैठने लगे और दोस्ती हो गई। वो बहुत सीनियर थे, बड़े कड़वे थे, डर लगता था, लेकिन उस मेज़ पे बैठ के हमें उनसे डर लगना ख़त्म हो गया। हर रोज़ एक नया सियासी तज्ज़िया वो हमें देते थे और उससे एक दिन का कर्ब टल जाता था। फिर इससे आगे बात बढ़ी कि किश्वर नाहीद पे उन्होंने कोई खाका लिखा हुआ था जिसका असल मुसवदा मेरे पास पहुंच गया और उनके पास भी नहीं था। उर्दू मरकज़ लंदन से भी फरमाइश आई और लोगों ने कहा कि उसकी कॉपी चाहिए, तो मैंने सोचा कि इनके और खाके भी हैं, उनकी तलाश की जाए। और ये काम 3 साल में हुआ, क्योंकि मरहूम इमरूज़ से भी एक हसरत मोहानी का खाका इमरूज़ में छपा था जो मरहूम हो चुका था, और उसमें जाके तलाश करना जिसकी तारीख़ भी बशीर साहब को याद नहीं थी, क्योंकि किताब छपवाने में वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते थे। इस तरह उन खाकों को बहुत मुश्किल से झाड़ा पूंछा और तलाश करके जमा किया, एडिट किया, और उनसे किसी तरीके से जब मेरे दफ्तर आते थे तो बहुत खुश होते थे, माथा चूमते थे। फिर मैंने उनसे ज़मीमें भी लिखवाए, और वो उन्हें किताब छपवाने से दिलचस्पी पैदा होने लगी, तो उन्होंने लिखा कि तुमने मेरी धज्जियाँ जमा कर दी हैं और अब अदीबों ने मुझे तस्लीम ना किया तो फिर क्या होगा। ये छपा हुआ है किताब पे, जो मिले थे रास्ते में। लेकिन ये हुआ कि किताब छप गई तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन सी पैदा हुई। किताबें, उनके पास कई मुसव्वदात थे जो मैं उनसे कह रहा था कि आप एडिट करें, तो वो नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने नावल को एडिट किया जो 3000 सफ़े का था, और कम करके शायद दिल भटकेगा जो छपा है शायद वही है। उसके बाद कुछ अंग्रेज़ी की चीज़ें थीं। तो मेरा ख़्याल है कि किताब छपने के बाद
ان کے اندر ایک ایسا تلاطم آیا کہ انہوں نے باقی کتابوں کی طرف بھی توجہ دی. ہمیں تو وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح ملے تھے اور ہم ان کے نیچے بیٹھتے رہے اور ان سے بزنس کی باتیں سنتے رہے. ہمیں تو یہ سب اس طرح یاد ہے. تھینک یو. شکریہ. ماشاء اللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں شجاعت ہاشمی صاحب کو. احمد بشیر کے ناول دل بھٹکے گا سے ایک اقتباس. تقسیم کے بارے میں یہ ناول ہے. سکیم یہ تھی کہ مسلمانوں کو مار کر مشرقی پنجاب سے بھگا دیا جائے. مہاراجہ پٹیالہ دوسرے سکھ راجے اور سکھ جاگیردار مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تیار ہو چکے تھے. جب ماسٹر تارا سنگھ نے لاہور اسمبلی کی سیڑھیوں پر کرپان لہرائی تو یہ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کا اذن تھا. اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ ماسٹر تارا سنگھ جوش خطابت میں کچھ آگے نکل گیا ہے، مگر سکھوں کے بکھرے ہوئے ہجوم اور ہندو مہاسبھا کے زرد جھنڈوں والے رضاکاروں کے غول تلواریں اور نیزے لہراتے ہوئے شہر میں پھیل گئے. جمال کو یہ ایک دلچسپ ہنگامہ لگتا تھا، مگر مفتی کا رنگ زرد ہو گیا. اس نے کہا واپس چلو، کرشن نگر میں میری بہن رہتی ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو وہاں سے نکال لائیں. کرشن نگر جس علاقے میں آباد ہوا اس کی زمین ایک ہندو سوسائٹی نے مسلمان ذمہ دار سے خریدی تھی، مگر مالک کو ایک ٹکڑا الاٹ کرنے کے بعد کسی مسلمان کو یہاں جگہ نہ ملی. ایک مفتی کی بہن مسلمان تھی جو اس علاقے میں کرائے پر رہتی تھی. کرشن نگر پنجاب سیکریٹریٹ کے عقب میں واقع ہے اور اس میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے. جب مفتی اور جمال بڑے ڈاک خانے کے پاس پہنچے تو سکھوں اور مہا سبھائیوں کا ایک بڑا جلوس ست سری اکال اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگاتا ہوا ادھر سے گزرا. موڈ اس کا بڑا خراب تھا. مفتی نے کہا چلو چلو کرشن نگر چلو، جلدی کرو. مفتی اور جمال دوڑتے بھاگتے کرشن نگر جا پہنچے. نکڑ پر مہا سبھا کے سیوادار اور 12 بور کی بندوقیں اور ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، مگر ابھی ان پر خون کا کوئی دھبا نہ تھا کیونکہ کوئی مسلمان ادھر آیا ہی نہ تھا. مفتی اور جمال نے چال ٹھیک کر لی. انہیں اطمینان سے چلتے دیکھ کر سیواداروں نے انہیں ہندو سمجھ لیا تھا. مفتی کی ہمشیرہ با پردہ عورت تھی. مفتی نے اسے کہا بہن آج برقع نہ پہنو. اس پر وہ بہت گھبرائی. برقعے کے بغیر چلنے کی اسے عادت نہ تھی. جمال نے کہا بہن برقع پہن کر چلیے ہمارے ساتھ، دیکھا جائے گا. مفتی خوش ہو گیا. ذمہ داری جمال نے اپنے سر لے لی تھی. خطرے میں مفتی کے حواس اور ہاتھ پیر سون ہو جاتے تھے. جمال بہادر نہیں تھا، بے وقوف تھا. اس کو خطرے کا احساس ہی نہ تھا اور اس کے لیے سارا مسئلہ ایک ایکشن پر اکسانے والے ڈرامے سے زیادہ کچھ نہ تھا. بہن نے زیورات کی پوٹلی بغل میں دبائی، چھوٹی بچی کو گود میں لیا اور برقع پہن کر درود شریف پڑھتی ہوئی نیچے اتر آئی. جمال نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور دوسرے کو انگلی سے لگا لیا. مفتی نے کپڑوں کا سوٹ کیس پکڑ لیا اور اس طرح وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے چوک کی طرف بڑھے، مگر تانگے کے بغیر یہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا. ننگی تلواروں اور دیوانے نعرے، ایک برقع پوش عورت، ایک ڈرے ہوئے دلگیر بھائی، کچھ خوفزدہ بچوں اور ایک بے وقوف نوجوان کا راستہ روک کر کھڑے تھے. بے وقوف نوجوان نے کہا ٹھہرو، ابھی کوئی تانگا آ جائے گا. ہجوم میں ہلچل ہوئی. ایک تانگا آیا جسے سیواداروں نے گھیر لیا. اس میں سفید مونچھوں والا ایک بوڑھا ہندو اور سفید بالوں والی ایک بوڑھی عورت سوار تھی. سیواداروں نے تانگے والے کو کھینچ کر نیچے گرا لیا. بڑھیا رونے لگی، چلانے لگی اے ہے اسے مت مارو، پرماتما کے لیے اسے چھوڑ دو، یہ تو ہمیں اسٹیشن سے یہاں گھر لایا ہے. بوڑھی کوچوان کے اوپر گر گئی. 12 بور والے نے اپنی بندوق کا کندھا زمین پر رکھ دیا اور سوچنے لگا. اٹھے ہوئے نیزے جھک گئے، کھلے ہوئے چاقو بند ہونے لگے. یہ امن پسند دکانداروں اور چھوٹے سرکاری ملازموں کی بستی تھی. اس میں مہاسبھا کے سیوادار بھی تھے، مگر ابھی کسی نے خون نہ دیکھا تھا اور ابھی ان میں انسانی جان لینے میں جھجک باقی تھی. جمال ٹہلتا ہوا ہجوم میں جا پہنچا. نہایت وقار اور کسی قدر تحکمانہ لہجے میں بولا جانے دو اسے. پھر اس نے گرے ہوئے کوچوان کو زمین سے اٹھایا اور کہا اچھرے کا کیا لوگے پہلوان. تانگے والا حواس باختہ تھا. ہوش سنوار کر بولا جو حضور کی خوشی، جو خوشی حضور کی. جمال نے مفتی کو اشارہ کیا تو اس کی بہن اور بچے
छोटे छोटे कदमों से दौड़ते और लड़खड़ाते हुए आकर टांगे में बैठ गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। फिर हुजूम को जमाल ने खरजदार आवाज में कहा, हट जाओ, रास्ता दो हमें। तांगा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। सेक्रेटेरिएट का मोड़ काटकर कोचवान ने घोड़े को सांटा मारा। अबे क्या कबर खुदवाएगा यहाँ कमबख्त। सांटा खाकर भी घोड़े की फटीचर चाल न बदली, मगर मुफ्ती के दम में दम आ गया और बच्चे चहकने लगे। वो सीधे मुजंग की तरफ मुड़ गए कि आगे इचरे तक की आबादी मुसलमान थी। बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, लेकिन मैं मजबूर तो नहीं कर सकता। लोग पढ़ते हैं तफरीह के लिए या इल्म के लिए। और इसमें एक बात यह है कि इसमें एक भी फ़िक्र अदीबों वाला नहीं मिलेगा, इसके साथ ही एक पैरा फालतू नहीं मिलेगा। तो इसलिए पढ़ने में कुछ दुश्वारी होगी। मैंने ये कोई फ़िक्रा या सफ़ा नहीं बदला। मैंने कभी नज़र सानी की तलफ़्फ़ुज़ गलत हो गया या उसमें कोई लफ्ज़ गलत हो गया या काट के लिख दिया, तो मैंने तहरीर में मेरी कोई दोबारा मैंने नज़र सानी नहीं की। जो लिखा सो लिखा। बहुत देसी आदमी थे, यानी जब वो अपने घर या मेरे घर पे आके सोफ़े पे बैठते थे तो मगरिबी अंदाज में, जिस तरह मैं इस वक्त बैठा हूँ टांगे नीचे और मैं यूँ बैठा हूँ, इस तरह वो नहीं बैठते थे, बल्कि हम बहुत हंसा करते थे। वो सोफ़े पे पहले चढ़ के खड़े हो जाते थे और उसके बाद सोफ़े पे टांगे ऊपर करके आल्टी पाल्टी मार के गोया बैठते थे। खाने पीने के अंदाज में भी बड़े देसी थे, लेकिन ज़हन उनका जदीद तरीन था। He was a genuinely modern man. 20वीं सदी, और अगर अब ज़िंदा होते तो 21वीं सदी का इंसान था ये। हर बात की गहराई तक जाते थे, बसीरत थी उनमें। जुरत मैंने ज़िक्र किया थी उनमें। फैज़ ने कहा, अब वक्त है दीदार का, दम है कि नहीं है। अहमद बशीर में बहुत दम था। दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा। अब मैं दिल को क्या समझाऊं, अब मैं दिल को क्या समझाऊं। मुझको भी समझाता जा। ओ दिल तोड़ के जाने वाले। मेरे अगले मेहमान हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं ख़ास इस फंक्शन के लिए, इस शाम के लिए। मैं उन्हें दावत देता हूँ। सैफ शेख नाम है उनका। दादा के बारे में कुछ कहोगे? जी। बोलो। He was a very smart, intelligent man. And all his power came from his words. And he taught, other than that, he taught me a lot, as a great grandfather. And I hope that in the future I can use what he taught me. जो बातें उन्होंने आपको बताई हैं, जी। आपने याद रखी? Mhm. याद रखी हुई है सब? क्या बात सबसे अच्छी लगती थी? The words are really powerful, better than violence. और ये जो सब बैठे हैं आपके, उनकी बेटियां और आपकी दादी, उनके बारे में कुछ कहेंगे? जी। वो भी अच्छी हैं? जी, अच्छे हैं। अगर मैं अच्छे नहीं कहता तो आप क्या कहते हैं? ठीक हैं? जी, ठीक हैं, हाँ, अच्छे हाँ। हैं। चलें, खुश रहें। पढ़ रहे हैं आप? जी, पढ़ा। कौन सी क्लास में? मैं 8th में हूँ। ओ शाबाश। तो कितने दिन हो पाकिस्तान में? मैं एक और वीक रह गया। चलो, दादा की बातें याद रखना और बहुत आगे जाना। Alright. जीते रहो। थैंक यू। तंज़ो मज़ाह के सिलसिले में आपका नाम जाना पहचाना नाम है, शायर भी हैं, तशरीफ़ लाते हैं मशकूर हुसैन याद साहब। बड़े अजीब बात ये है कि
अहमद बशीर साहब से मैं बहुत कम मिला हूँ, 2-4 बार ही मिला हूँगा, लेकिन आप जानते हैं कोई मिलने मिलाने में तो नहीं, कुर्बत का मसला है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा करीब रहे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब रहा। इसके बावजूद कि वैसे मुलाकात मेरी उनसे नहीं होती थी, लेकिन मुझसे कितना ख्याल रखते थे, मैं तो हैरान रह गया था। अच्छा, अब ये जो हम उनको कहते हैं ना, बड़े सच्चे थे, खरे थे और बड़े बोल्ड थे, बड़े क्लियर हेडेड थे और अपने बड़े मुहिब्बे वतन थे। इन सब के साथ साथ असल में जो उन्होंने एक और बड़ा काम वो दिया है, यानी सबक, वो कि उनमें जो एक इनकसार था, वो ऐसी चीज़ थी कि वो यानी उनमें वो बोल्डनेस थी, वो भी इनकसार की वजह से थी। उनमें जो सच बात करते थे, वो भी उसमें भी इनकसार था उनका। उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक दिया, इस कदर मुनकसिरुल मिजाज इंसान कि मैं हैरान रह गया हूँ। उनकी जो 4 किताबें हैं, आप उनको देख लीजिए कि वो किस तरह उसमें भी अपने इनकसार का जिक्र करते हैं कि साहब वो मज़ामीन पे लिखते हैं कि मैं बदनाम हूँ सच कहने में, लेकिन मुझे बात करने का सलीका नहीं आता। अमूमन अपने आप को वो कहते हैं कि साहब मैं बड़ा ही काहिल हूँ, कामचोर हूँ। असल में ऐसा शख्स जो इस तरह इनकसार से काम लेता है, वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकतों को अपनाता है। इसी तरह उनकी 4 किताबें, इन्होंने वो ख़तों की खुशबू नीलम ने इकट्ठे किए, और जिस तरह इकट्ठे हुए वो ऐसे यूँ पड़े हुए थे, एक तरफ थे। और ऐसी तो उनकी किताबें जब वो लिख रहे थे, क्या कहना चाहिए, वो नावल, तो उनको बताया भी नावल लिखने का तरीका ये है, तो उसमें भी लिखते हैं कि जनाब मेरी तो इसमें कोई एक भी सीधी लकीर नहीं है, इसमें तो मेरा अपनी तकनीक अपना था उनका। तो इनकसार आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ के लिए वो हमें बहुत बड़ा सबक दे गए, और हम उनको कभी इस तरह भूल ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश। नया ज़माना के एडिटर मोहम्मद शोएब आदिल साहब। अहमद बशीर साहब से मेरा रब्ता उनकी उम्र के आखिरी दौर में हुआ, जब वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने एक नया मैगज़ीन, सियासी मैगज़ीन शुरू करना था, तो बहुत सारी उन्होंने बातें की। एक उन्होंने मुझे नसीहत की कि अगर तुमने लिखना है तो उस कॉलम में मैं नहीं होनी चाहिए। आजकल जितने भी कॉलम नगार लिख रहे हैं, कोई गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है, कोई दिल की बीमारी में मुब्तला है। तो उन्होंने वाक़या सुनाया कि जब मैं पहली दफ़ा इमरोज़ में गया तो चिराग हसन असरत ने मेरी तहरीर देखी, तो उन्होंने कोई 25 जगह पे निशान लगा दिए। उन्होंने कहा कि इसमें तो सारी मैं ही मैं है, तुम क्या लिखने आ गए हो, जाओ वापस जाओ और इसको दोबारा रीराइट करके लाओ। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा जाके उन्होंने कहा हाँ ये अब कुछ इस काबिल है कि इसको छापा जा सकता है। जी मेरे थैंक यू। अहमद साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त नसीम साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। अहमद बशीर साहब से मेरा रिश्ता अकीदत का, एहतराम का, दोस्ती का इस लिहाज से था कि मेरी बेगम उनके मामू की बेटी है, और जैसे कि पहले कहा गया कि फैमिली के अफराद के साथ उनकी इतनी मोहब्बत थी, इतनी वालहाना मोहब्बत थी। इसी वजह से जब भी फैमिली का कोई मसला होता, हम भाग के अहमद बशीर साहब के पास पहुंचते और उनसे रहनुमाई चाहते, और वो हमेशा अच्छी राय देते और बड़े प्यार से समझाते। यहाँ बहुत कुछ बातें की गई हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऐसा दानिश्वर, एक ऐसा आलिम, एक ऐसा सहाफ़ी जो कि हकीकत की तह तक देख सकता था, उन्हें मैंने कभी मायूस नहीं पाया। वो ये जानते थे कि मैं पिछले 42 साल से
تعلیم اور تربیت سے منسلک ہوں تو مجھے وہ ایک بات ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار کچھ ایسا کرو کہ کریکلم اپنا ٹھیک کرو، سلیبائی بہتر کرو، بچوں کو کیا تم لوگ پڑھا رہے ہو. اور خاص طور پہ مطالعہ پاکستان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کو ریوائز کرو، بچوں کو بتاؤ کہ پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا اور پاکستان کو قائم رہنا ہے. اور میں ان سے یہ کئی دفعہ یہ پوچھتا تھا کہ آپ اتنی تنقید کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن میں آپ بہت ناراض ہیں اور سخت باتیں آپ کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ حالات تبدیل کب ہوں گے؟ تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حالات تبدیل ہوں گے، انتظار کرو، کوشش کرو اور آنے والی نسل کی تربیت اس طریقے سے کرو کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں گے. اور یہ ان کا بوائنٹ جو آپٹیمزم تھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ سب حقائق کو جانتا تھا، زندگی کے ارد گرد جو کچھ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھنے کے باوجود ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات بہتر ہوں گے، شاید ہم نہیں ہوں گے لیکن حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان کامیاب ہوگا. وہ بہت بڑے محب وطن بھی تھے. انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت. میں نے زندگی میں غنڈہ گردی نہیں کی ہے، صرف جو اکڑی ہوئی گردنیں وہ ضرور میں نے توڑی ہیں، لیکن یہ کہ میں منکسر مزاج آدمی ہوں، لوگوں کا دوست ہوں، کسی سے نفرت نہیں کر سکتا. مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں غلط بات نہیں سنتا. غلط جو میرے نزدیک غلط ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرا تجزیہ صحیح ہو، لیکن میں بے خوف اور بے جھجک میں بات کرتا رہا اور جھگڑے بھی کرتا رہا. اور یہ کہ میں نے اپنے بال بچوں کو تکلیف بھی دی ہے، ان کا بڑا شکریہ، انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. مجھے ذاتی طور پر وہ بہت اچھے لگتے تھے. ایک سبب یہ کہ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے. اچھے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. دوستوں کی طرح انہوں نے ان بچیوں کو چاہا. آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اسپتال میں تھے، میں گیا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت مشکل دن بھی انہوں نے دیکھے، مگر وہ بہت غیور آدمی تھے. میں نے اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے خاموشی سے ایک چھوٹی سی رقم کا لفافہ ان کے سرہانے خاموشی سے رکھ کے اور میں چلا آیا. لیکن آپ یقین کیجیے گا کہ میں بھی اسلام آباد پہنچا بھی ہوں گا کہ مجھے انہوں نے شکریہ کے ساتھ وہ رقم لوٹائی اور مجھ کو خط لکھا. اور یہ نیچے نیلم احمد بشیر نے اس خط کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے، احمد بشیر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آخری تحریر. اسے اکادمی کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیں، شاید اگلی نسل کے لیے دلچسپی کا باعث ہو. نیلم احمد بشیر. میں اس کا ذکر نہ کرتا مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بہت مشکل دنوں میں بھی بے حد غیور اور بہت بہادر آدمی، زندگی سے لڑنے والے اور مشکلات سے نبرد آزما ہونے والے، مگر ہر وقت ہنسنے اور قہقہا لگانے والے احمد بشیر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے.
احمد بشیر صاحب کی ایک اور صاحبزادی تشریف لا رہی ہیں. ٹیلی ویژن دیکھنے والے ان کو بحیثیت ڈرامہ نگار بھی جانتے ہیں, نقل کرنے والے اداکارہ بھی جانتے ہیں, گانے بھی گاتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. تشریف لاتی ہیں بشریٰ انصاری. ابا ایک ایسا لفظ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب رشتے سمائے ہوئے ہیں. ایک پیار کا سمندر, ایک اتنا زیادہ محبت بھرا رویہ. یوں تو سب بیٹیوں کو اپنے باپ پیارے ہوتے ہیں اور بیٹیوں کا باپ سے ہمیشہ خاص رشتہ ہوتا ہے, لیکن ایمان سے کہوں تو ہمارے ابا جیسے ابا کسی کے بھی نہیں. ایک تو یہ کہ ان کے اندر ہمارے لیے مامتا بہت تھی, بہت ایکسپریسو, محبت کا اظہار بے شمار, بے تحاشا اور بہت زیادہ, اور غصے کا اظہار بھی اسی طرح, اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن اب میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور کچھ شعور تھوڑا سا آتا جا رہا ہے, دنیا کو دیکھ رہی ہوں, ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں, تو میں کوئی بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے اپنے ابا جیسا ایماندار سچا آدمی نہیں دیکھا. یعنی ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی بہت سی اچھی روایت ہوں گی اور بہت سی اچھی ایسی چیزیں جو آپ لیے چلتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے خاندان میں آپ کو کیسے مل گئی. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی اچھی, سب سے طاقتور ایک جو چیز ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کا رویہ ہے جو ہمیں اپنے گھر سے ملا. نہ کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے, نہ کبھی جھوٹ بولنا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے. وہ چیز ہم نے کبھی اپنے گھر میں دیکھی ہی نہیں, اور اب مجھے اس کا احساس زیادہ ہوتا جا رہا ہے جب میں دیکھتی ہوں دنیا میں بہت دھوکے ہیں, بہت جھوٹ ہے, منافقت تو ہے ہی ہے, بہت کچھ اور ہے. تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس چیز کا مجھے احساس پہلے شاید نہیں تھا, اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں. ابا بہت کڑوی بات اور بہت غصے والی بات اور بہت بری بات بھی کہہ دیتے تھے, بہت زیادہ بھی کہہ دیتے تھے, اور بہت سے لوگوں کو کہتے تھے. یعنی کئی بار ہمارے یہاں مہمان آیا, ہمیں پتہ چلا اندر چائے گئی ہے, تھوڑی دیر میں ایک مہمان کی بے عزتی کی آواز آئی ہے, اور وہ مہمان جو ہے اس کو بے شمار ڈانٹ بھی پڑی اور کوئی تھوڑی بہت ایک لیول تک کی گالی بھی سنی ہم نے, ہم دبک گئے. تو وہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جہاں جو ابا نے سچ کہنی تھی, اور ظاہر ہے کہ بری تو بات ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے, لیکن وہ سچ بولنے سے مطلب وہ مجبور تھے. لیکن یہ رویہ انہیں بہت مشکل بھی پڑا, انہوں نے بہت سی مشکلیں اٹھائیں اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا, یوں کہ جو مشکلیں انہوں نے اٹھائیں ہم اس میں ان کے ساتھ رہے. اس میں سے کچھ ہم تھوڑی سی چیزوں سے سیکھے بھی, اور کچھ سے ہم نے سمجھے اسکیپ بھی کیا, جس میں سمجھتی ہوں میرا یہ کمرشل کام کرنا یا یہ جو ابا کی ایک مشکل راستے پہ چلنے کی ایفرٹ تھی, اس میں میں ان کے ساتھ نہیں رہی. کہیں کہیں میں محسوس بھی کرتی ہوں کہ جیسے درویش وہ تھے طبیعتاً, شاید میں اس طرح نہیں کر سکی. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ریئیکشن ہوا ہو کسی چیز کا, مگر بیسک جو اگر 4 اچھائیاں ہم میں ہیں تو وہ شاید ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہی ہیں, بغیر کسی لیکچر کے ہم نے اپنے اندر سے وہ محسوس کی ہیں. بہرحال ابا کی فلم بنی نیلا پربت, اور نیلا پربت ہماری سب کی زندگیوں پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ گئی, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے مسائل تھے, بہت سی پریشانیاں تھیں, بہت سی ایسی چیزیں تھیں, بہت سی بری یادیں بھی تھیں, زیادہ تر ویسے بری یادیں تھیں. لیکن ایک اچھی یاد, ایک خوبصورت میوزک, بہت رچ میوزک ہمارے کانوں میں پڑتا رہا, کیونکہ ہمارے گھر میں ریہرسلز ہوتی تھیں. میں شاید 4 برس کی تھی اور باقی اسی طرح. تو وہ میوزک ہمارے اندر ایسا گھسا, ہماری گھٹیوں میں گھس گیا کہ اس میوزک نے ہمیں کبھی چین نہیں لینے دیا. اور بہت خوبصورت میوزک تھا, بہت رچ میوزک تھا, کاش کبھی کوئی اس کو دوبارہ ایسا گا سکے. تو ہم نے جو 1-2 آسان گانے تھے جو ہماری امی نے, بھولی بھالی امی نے گائے تھے, وہ میں نے اور سنبل نے گا دیے, جو بہت مشکل گانے تھے. اس میں سے ہم نے ایک گانا شاید سائمہ جہاں سے گوایا ہے, وہ گائیں گی بہت اچھا. تو ایک اور آسان سا گانا میں آپ کو سناتی ہوں. साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे, साजे रे दुल्हन साजे. सपने देखे से
सपने देखे सेज सजावे सदा सुहागन सदा सुख पावे सदा सुहागन सदा सुख पावे शादी का रंग बड़े उमंग हंस बस के दुल्हन साजे साजे रे दुल्हन साजे। जाओरी मलनिया से रागो धावो जाओरी मलनिया से रागो धावो बने बनी के गले हार पहनावो शादी का रंग बड़े उमंग हंस हंस के दुल्हन साजे साजे रे साजे रे दुल्हन साजे साजे रे दुल्हन साजे। अहमद साहब जिन दिनों बीमार थे, काफ़ी रहे, घर पे बीमार रहे, फिर हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। बेटियां तो उनके पास थीं, बेटा अमेरिका में था। मगर जिस आदमी ने इन चारों बेटियों को और बेटे को मिलाकर खिदमत की है, वो उनकी छोटी बेटी का शौहर, आसमा का शौहर था, अब्बास। अब्बास यहाँ बैठे हुए, मैं चाहूँगा अब्बास तशरीफ लें। बड़े अब्बा, यही उनको हम घर में सारे कहते थे। अहमद बशीर वो आप सबके हुए हमारे बड़े अब्बा थे, और घर में यही एक नाम चलता था कि बड़े अब्बा ने ये कर दिया, बड़े अब्बा ने डांट दिया, बड़े अब्बा ने प्यार कर लिया। रिटायरमेंट के बाद मैं उनके घर में आया, वहीं का होके रह गया। और अहमद बशीर के नाम की प्लेट लगी हुई है घर के बाहर आज भी, हमें जरूरत नहीं वो उतारने की। आखिरी दिनों में मुझे पता चल गया कि वो जाने वाले हैं। Exactly, I started sensing that he is leaving us. तो सीना उनका उस एज में आके सिकुड़ गया था, पेट बड़ा हो गया था बिकॉज ऑफ सिरोसिस। तो मुझे जब भी लाड आता या जब भी मुझे कोई मसला होता तो मैं उनके पेट के ऊपर जाके लेट जाता, जब भी डाल लेता, और जितना वो ज़हन के ऊपर किसी चीज़ का बोझ होता था वो सारा दूर हो जाता था। रह गई बात रिश्ते की, उन्होंने कहा उनकी बेटी के मियाँ, उनके दामाद, उनके साथ रहते रहते मेरा दोस्ती का रिश्ता उनके साथ हो गया था, प्यार का रिश्ता हो गया था, और ऐसे लगता था कि बस अब्बा ही मेरे सारे कुछ हैं, और उनको भी ऐसे लगता था कि अब्बास ही मेरा सारा कुछ है। और जिम्मेदारी मुझे इस हद तक दे दी कि मैंने दब के तू ही आना है। एंड थैंक्स गॉड ऑलमाइटी दैट आई कुड डू दैट। I fared out in that. It's pride to be his son. It's pride to be, it's a pride for me to be standing here amongst such an elite talking about Bade Abba. Thank you. मुन्नू भाई आए। पीर साहब के साथ इमरोज़ अखबार, उसके अलावा उनके साथ बसावत अखबार में काम करने का मौका मिला। बशीर साहब दोस्त बनाते थे, दुश्मनी भी बनाते थे। दुश्मन बड़ा चुन के बनाते थे, अपने से बड़ा हमेशा दुश्मन, अपने से छोटा कभी दुश्मन नहीं बनाया। एक दफ़ा उन्होंने एक आर्टिकल छाप दिया, अहमद बशीर को निकाल दिया जाए नौकरी से। हनीफ रामे से कहा गया उन्हें निकाल दिया जाए। तो जब ये आर्डर, चेयरमैन का आर्डर था, हनीफ रामे ने लिख दिया कि उन्होंने
चेयरमैन ने कहा कि अगर तुम नहीं निकालोगे अहमद बशीर को तो यू विल बी डिसमिस्ड। हनीफ रामे साहब ने लिख के भेज दिया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये जब हमें पता चला, हमने पूरे स्टाफ ने इस्तीफा लिख के दे दिया कि अगर अहमद बशीर को निकाला जाएगा तो मुसावत का पूरा स्टाफ इस्तीफा दे देगा। तो इस तरह की बातें, उनकी बेशुमार बातें हैं। इनकी सारी सबसे बड़ी दौलत है, ये मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में मशहूर है कि मैं पंगे लेता हूँ, मैं लेता हूँ, लेकिन किन के खिलाफ? मैंने किसी शरीफ आदमी के खिलाफ पंगा नहीं लिया। जिसके खिलाफ लिया है उसमें कुछ खराबी थी। अब ये मैं नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन मैं जिसको गलत समझता हूँ उसको मैं दो टोक कहता हूँ और बाज नहीं आता। इंतहाई मेहनती आदमी थे। 24 घंटे, मैं नहीं समझता कि 24 घंटे कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर उनके बस में होता तो 24 घंटे काम करते। मैं उन्हें पसंद बहुत करता था, डर डर के पसंद करता था, डर डर के मिलता भी था, डर डर के वॉच भी करता था उन्हें। इन तमाम बातों के साथ साथ और उनसे अलग एक बड़ी ही एक जाज़बियत थी शख्सी, जिस पर जो दिल को लुभाती थी। यार अहमद बशीर तो अहमद बशीर ही होया ना फिर तो। 2 गोलियां सोते वक्त, नींद का इलाज। एक इंजेक्शन रोजाना, दिमागी सुकून। बेहोशी की दवाइयाँ। बेहोशी भी कितनी बड़ी नेमत है। बेहोशी में आदमी नहीं चलता अपनी दबी हुई आरज़ू की तरफ। मेरी कोई दबी हुई आरज़ू नहीं। तो वो मेरी दबी हुई आरज़ू है। नहीं 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 नहीं, मैं इतना नीच नहीं हो सकता। मैं भाग गया क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मेरा लहजा पंजाबी है, मेरी आवाज़ जो है उसमें खरज नहीं है, ये टिम्बर नहीं है, और मुझ में वो हौसला और बर्दाश्त और सब्र नहीं जो किसी फ़न लतीफ़ को सीखने के लिए लाजमी है। चुनांचे मैं भाग गया। रेडियो पाकिस्तान ने कराची से पाकिस्तान के कल्चरल इंटीग्रेशन पे एक लंबा प्रोग्राम शुरू किया 1951 में। तो उसके 2 सेक्शन थे। राइटिंग सेक्शन के इंचार्ज थे मौलाना चिराग हसन असद। तो उनके लिखने के ग्रुप में था सलीम अहमद, अहमद फराज, यूनुस अहमद और मैं। अच्छा, अब मौलाना के और प्रोड्यूसर थे पीर साहब। अब दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना हसरत थे रोज़नामे के आदमी, वो प्लानिंग नहीं कर सकते 3 महीने पहले, जैसे ख़बरों का नहीं पता कि 3 महीने बाद कौन सी खबर आएगी। तो वो सुबह को फैसला करते थे कि आज फलाना आदमी फीचर लिखेगा या ड्रामा लिखेगा और 2 बजे तक स्क्रिप्ट मुकम्मल होगा और 2 बजे कापियाँ बनेंगी और पीर साहब को मिल जाएगा और 6 बजे प्रोड्यूस करेंगे।
تو اس قدر ٹائٹ شیڈیول تھا. اب حسرت صاحب کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، نہ پیر صاحب کو، نہ یہ ممکن تھا. دونوں بزرگوں میں بڑی ٹینشن پیدا ہو گئی اور ہم تو اس میں پھنس گئے. ہمارے لیے دونوں بزرگ تھے بھئی، ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. پیر صاحب ناراض ہو سکے کہ اسکرپٹ کس وقت لائے ہو، میں کس وقت ریہرسل کراؤں. اب وہ حسرت صاحب بتاتے ہی صبح 10 بجے تھے. چنانچہ وہ بڑا دشواری کا زمانہ ہوا تو اس میں وہ پروگرام فیل ہو گیا. اب اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ان کا مزاج ایسا تھا حسرت صاحب کا کہ وہ ہر روز صبح نیا ہی سوچتے تھے. اب پیر صاحب 3 مہینے کی پلاننگ کیا دی تھی. ایک اور صاحب یہاں موجود ہیں جو فلموں کے بارے میں، موسیقی چاہے فلمی ہو چاہے کلاسیکل ہو، راگ چاہے کوئی بھی ہو، فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ ججونتی ہے، یہ کھماج ہے، یہ دیس ہے، باگیشری ہے. محترم سعید ملک صاحب. احمد بشیر صاحب سے میری شناسائی تو کافی عرصے سے تھی، لیکن دوستی سن 1980 میں جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے کالم لکھنے شروع کیا اخبار میں. تو ان کے کالم میں پہلے پڑھا کرتا تھا تو خواہش تھی کہ ملوں، یہ کیا اینگری ینگ مین کون ہے، اسے ملا تو جائے کم از کم. جانتا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. خیر ان سے ملا دو چار بار تو دوستی نہیں بلکہ برادرانہ تعلقات ہو گئے اور میں نے ان کو گرو جی کہنا شروع کر دیا. اور واقعی وہ گرو ہی تھے. میں ان کی علم و دانش، ان کی فہم و فراست اور خاص طور پہ انسان دوستی سے بہت متاثر ہوا. اور جب کبھی میں کسی مسئلے پہ الجھ جاتا کسی کالم لکھنے میں تو یا تو میں ٹیلی فون کرتا یا میں چلا جاتا. یہ اس وقت کنال بینک رہتے تھے تو مجھے سمجھائیے تو بچاتے. میں حیران تھا کہ کتنی گہری نظر ہے ان کی مختلف فنون پہ اور علوم پہ. تو جب وہ ایک کالم لکھتے تھے وہاں سٹار اخبار تھا کراچی کا انگریزی کا، بلے شاہ کے نام سے. تو میں نے ایک دن ان کو ایک سکوپ دیا گورنر کے بارے میں، جو اس وقت گورنر تھے 1985 کی بات. تو میں نے کہا گرو جی یہ سکوپ ہے، یہ یہاں نہیں چھپے گا. وہ نہیں چھپے گا، یہ کراچی چھپے گا. تو میں اسی اخبار میں آرفیس کے نام سے لکھتا تھا. خیر وہ چھپ گیا. جب چھپا تو جناب یہاں پہ کچھ ہل جل ہوئی تھوڑا سا. تو کچھ عرصے بعد میرے گھر گورنر ہاؤس کی گاڑی میں آموں کی ایک پیٹی آئی. میں نے گرو کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا گرو جی یہ آم کی پیٹی آ گئی ہے، کیا کروں؟ میں نے مجھے بھی آئی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آم چوپو تو جنگ جاری رکھو. تو میں تو ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا. اور آج تک میرے جو کالم میں لکھتا ہوں تو مجھے اکثر وہ یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف بے باک اور نڈر تھے بلکہ بہت سچے آدمی تھے. نیلا پربت کی موسیقی کیسی لگی آپ کو؟ نیلا پربت میں تو ان کو عبد القادر پیرن کو جانتا ہوں. گونڈ ملہار روشن آرا کے ساتھ. ہاں ان کا ان سے میں ڈسکشن کیا کرتا تھا. وہ روشن آرا کا جو ان کا وہ پننا نے ڈانس کیا تو اس بیک گراؤنڈ ان کے وہ تو بہت عالم آدمی تھے. وہ جو عبد القادر پیرن، میں ان سے ملا ہوں کئی بار. میں تو ان کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے نہ صرف دوست تھے بلکہ بڑے بھائی تھے اور گرو تھے میرے. اس میں کافی میں بھی ایک گانا ہے، کیا موکلے گھر جاؤں. اس میں کافی مطلب ان کا سارا جو اسٹرینڈ جو ہے نا وہ سارا وہ کلاسیکل کا ہے، کیونکہ وہ خود گاتے تھے بڑا اچھا. وہ لیکن وہ ڈسکوری بڑھاپے میں ہوئے. وہ جوانی میں ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ان کو. تھینک یو ویری مچ. چلیں آپ آئے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. نیلا پربت کا ایک اور گانا سنتے ہیں. تشریف لا رہی ہیں سائمہ جہاں. گھڑیاں
اب میں دعوت دے رہا ہوں محترم احمد عقیل روبی صاحب. میں نے اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کشتی میں گزارا ہے جس کو 3 ملاحوں نے چلانے کی کوشش کی. تینوں کے ہاتھوں میں چپو تھے اور تینوں کا اپنا اپنا راستہ تھا، لیکن وفاداری کی انہوں نے ایک ایسی قسم کھائی تھی کہ زندگی کی نیام میں آدھی صدی تک وہ اکٹھے رہے. اشفاق احمد، ممتاز مفتی اور احمد بشیر. ممتاز مفتی صاحب نے میرا تعارف کرایا احمد بشیر سے، تو احمد بشیر صاحب نے کہا کہ سنے ہیں تو فلم دے گانے لکھ دیں. میں کہا جی. کہنے ذرا پرے ہو کے بیٹھ. میں وہیں بیٹھا رہا. کہنے لگے تو یونان دے سلسلے بڑا بدنام ہے، کی لینڈ جانا ہوتی. میں کہا سر وہاں کچھ بوڑھے آدمیوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا شاپ کیپر آف وزڈم، تو میں چلا جاتا ہوں کہ 2-4 ذرے وہاں سے مل جاتے. کہنے لگے میوزک کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی وہ سر کے بارے میں بہت سمجھدار لوگ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ when the basic code of music change, the fundamental law of state change. تو پھر میری 2.5-3 سال ان سے بڑی دوستی رہی. مجھے ان میں ایک والٹیر کا جملے کی کاٹ، اس کا کردار کینڈین میں جو پینگلاس ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح سٹیٹس کے خلاف گفتگو کرتا ہے. بمبئی میں کس طرح انہوں نے مخاطب ہو کر اس وقت کے ایک شخصیت جو بہت بڑی شخصیت تھی اس کو ریزہ ریزہ کیا. ان میں یگانہ چنگیزی کا ایک پوئٹک اینگر بھی تھا اور منٹو کی جرت بھی تھی. اور دیوان سنگھ مفتون جو ایک بڑے مشہور اخبار ریاست کے ایڈیٹر تھے، اس کی طرح احمد بشیر صاحب نے ہمیشہ بڑے مسائل کو ہاتھ ڈالا. یہ چاروں حضرات ایسے ہیں، انہوں نے جب بھی منہ سے کچھ کہا تو سوسائٹی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. تو احمد بشیر صاحب، جس طرح انور بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ تھے نہیں ہیں، اور میں خواجہ میر درد کا وہی ایک شعر دہراؤں گا کہ خلق میں رہتے ہیں لیکن خلق سے باہر ہیں ہم، تال کی گنتی سے باہر جس طرح روپک میں سم. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. آخر میں تشریف لا رہے محترم حمید اختر صاحب. احمد بشیر صاحب سے دوستی اور رفاقت کا رشتہ میرا کوئی 20 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے، اور یہ سارا عرصہ ہم نے لڑتے جھگڑتے گزارا. اور میری طرف سے لڑائی جھگڑے کی بات کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ احمد بشیر کی طرف سے ہوئی، کیونکہ اس کا الزام مجھ پہ یہ رہا ہمیشہ کہ میں ایک ایسا فضول آدمی ہوں کہ میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. تو ایسا آدمی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے احمد بشیر کی شخصیت کا. اور میں سوچتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی ٹکڑوں میں ٹوٹوں میں بٹی ہوئی تھی. اس کے باوجود اس نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، جس کا ثبوت آج کا اجتماع بھی ہے اور جس کا ثبوت اس کے خطوط میں ملتا ہے جس کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں. تو میں جب کہتا ہوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تو مجھے ابتدائی زمانہ اس کا یاد آتا ہے جب میرا اس سے تعارف ہوا 1947 میں بامبے میں. تو بالکل ایک راہ نوجوان کالج سے نیا نکلا اور فلمی صحافت میں ممتاز مفتی اور احمد بشیر کوئی پرچہ یہاں سے نکال رہے تھے، جس کے لیے مواد جمع کرنے یہ دونوں ممبئی پہنچے. بمبئی میں ان کا قیام اندھیری میں کرشن چندر کے مکان کی بالائی منزل میں. تو
उस बालाई मंजिल में जो लोग रहते थे वहाँ उस ज़माने में, उनमें मीरा जी बमाए अपने गोलों के, विश्वामित्र आदिल, राजा मेहदी अली खां, अदाकार तालिश, वो फर्श था लकड़ी का, उसके ऊपर ये बिस्तर बिछा के सब, कोई चारपाई वगैरह बम्बई में आमतौर से होती भी नहीं, लेकिन उस घर में तो थी नहीं, तो उसमें मुमताज़ मुफ्ती और अहमद बशीर भी, इनका भी एक एक बिस्तर लग गया। अब इस कंपनी में भी मुझे याद है बहुत क्लियरली, बहुत वाज़ेह तौर पर, 1 महीने 2 महीने के क़याम में अहमद बशीर ने अपने आप को मनवाया। कलम तो उस वक्त तक शायद उसने चलाया नहीं था, लेकिन उसका अंदाज़ गुफ्तगू के, क्योंकि कलम के धनी होने के अलावा वो ज़बान और महफिल आराई का भी बादशाह था, तो ये उसका इब्तदाई ज़माना था। उसके बाद फिर इमरोज़ में यहाँ 1948 में इमरोज़ निकला, और उस ज़माने में कोई नई तर्ज के फ़ीचर उर्दू सहाफ़त में अहमद बशीर ने शुरू किए। वो बानी उस किस्म के फ़ीचर्स का था जो उस वक्त तक उर्दू सहाफ़त में बिल्कुल नई चीज़ थे, लेकिन वो अरसा भी जो है वो बहुत मुख्तसर 2-3 साल का अरसा था। मुझे याद है उसी ज़माने में 1950-51 में अहमद बशीर के अदबी जौहर सामने आए। पहला स्केच उसने लिखा ज़हीर काश्मीरी मरहूम का जादूगर, और वो पढ़ा, मुझे अब याद नहीं, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की अंजुमन में या हल्का अरबाब ज़ौक़ में, तो पूरे शहर में और पूरी अदबी दुनिया में तहलका मच गया। उसके बाद फिर उसने और स्केच लिखे, फिर किशोर नाइक का स्केच लिखा, फिर और कोई पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे, यूनुस जवेद कोशिश न करते तो वो स्केच शायद छपते भी नहीं और लोगों तक पहुँचते भी नहीं, और वो खाका निगारी में शायद मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी। वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की अपने स्टाइल के खाके हैं। फिर उसने नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी, तो पहले मालूम हुआ कि जी पंजाबी में नावल लिख रहे हैं, वो 1000-1200 सफ़े लिख दिए, फिर उसको पंजाबी की बजाय उर्दू में। वो नावल जो है दिल भटकेगा, वो असल में सवाने उमरी है, और इसमें मेरा ख़्याल है कि अहमद बशीर मरहूम ने जो गलती की है, मुझे उस पर अफसोस ये होता है कि वो सवाने उमरी को अगर सवाने की शक्ल में लिखता नावल की बजाय, तो वो उर्दू अदब की शायद गिनती की चंद जो सवाने उमरियाँ हैं उनका उसमें शुमार होता। वो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। बहरहाल इस शक्ल में भी, नावल की शक्ल में भी वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। फिर उसने फ़िल्म की तरफ तवज्जो दी, तो कुछ अदबी, कुछ 2-4 साल, 10 साल, 5 साल अदब के उसमें, कुछ सहाफ़त में, कुछ फ़िल्म में, इस तरह से कहीं भी उसको जमकर बैठकर काम करने का मौका नहीं मिला। किसी भी मैदान में वो सहाफ़त में जब दोबारा पलट के आया तो ज़माना वो था जब माशाल्लाह था, वो बात समझौता करने का आदी भी नहीं था, कायल भी नहीं था, और अपने ख़यालात में और अपने अक़ीदे में और अपनी सोच में, अपनी फ़िक्र में वो किसी किस्म के समझौते का बिल्कुल कभी कायल नहीं रहा, अच्छा ख्वाह इसके लिए उसको कितना ही सफ़र करना पड़े। दोस्ती जिन लोगों से रही, उनसे इख्तलाफात के बावजूद दोस्ती उसकी उम्र भर कायम रही। मुमताज़ मुफ्ती से दोस्ती 1946-47 से शुरू हुई, और मुमताज़ मुफ्ती के ख़यालात और मोतक़दात और उसकी जो तवहम परस्ती थी, उसके बारे में अगर आपने वो खतूत पढ़े हों तो उसके बखिए उधेड़ के रख दिए उसने मुमताज़ मुफ्ती के, और सबके साथ यही सलूक, मेरे समेत। कोई आदमी उसके सामने ठहर नहीं सकता था। तो लेकिन ये है कि ज़िंदगी उसने जिस तरह से गुजारी, जिस तरह से उसने ये मिसाल लिखने वालों के लिए, अदीबों के लिए, शायरों के लिए, फ़नकारों के लिए ये मिसाल कायम की कि सच्चाई और अपनी बात पे डटे रहो, ख्वाह इसके लिए कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े, ये हम सब के लिए मिसाल उसने कायम की। क्योंकि हम ज़िंदगी में समझौता किसी न कोई, किसी हद तक कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा समझौता करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं। हमने भी बहुत समझौते किए ज़िंदगी में, सब लोग करते हैं, कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई इज़्ज़त के साथ, कोई उससे बहुत बुरे हालात में भी करते हैं। लेकिन अहमद बशीर के बारे में कहा जा सकता है कि उसने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
अफसोस मुझे ये है कि अगर उसको जम के काम करने का मौका मिलता तो वो बहुत कुछ दे सकता था अदब को, सहाफ़त को, लेकिन बदकिस्मती से उसका मौका नहीं मिला। बहरहाल जो कुछ भी उसने हमें बताया, जो कुछ भी उसने हमें सिखाया, जो मिसाल हमारे सामने कायम की, वो ऐसी है कि जिसको हम अपने सामने रखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो शायद हमारी भी कोई निजात हो जाए। शुक्रिया सर, नवाज़िश। हमीद अख्तर साहब को आपने सुना। भूले अगर तुझे तो कहाँ जाएं क्या करें, हर रह गुज़र पे तेरे गुज़रने का हुस्न है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। मैं एक मादर पिदर आज़ाद आदमी हूँ। बाज़ बातें लोगों को पसंद नहीं आती, वैसे वो करते हैं। भाई अगर बुरी बातें तो ना करो, तो अगर मेरे सामने करते हो तो मैं लिख देता हूँ। अब ये है कि लिखने के कुछ तकाज़े होते हैं, जिसकी वजह करैक्टरों के लोग नाम बदलते हैं, मुकाम बदलते हैं, तो इतना सा मैंने काम किया है। नहीं, मैंने कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, मैंने सच बोला है। मैं बुनियादी तौर से अदीब नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और 3 नज़र मैं रखता हूँ तेज, और मुशाहिदा मेरा सही रहा, और झूठ मैं नहीं बोल रहा। फिर मुझे पिछले किए पे नदामत है, फ़ख्र है, खुशी है।